जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं वीरेंद्र सिंह सिसोदिया आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम व्रत के बारे में अध्ययन करेंगे अर्थात सर्कल के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में बिल्कुल मैं बेसिक से ही स्टार्ट करने वाला हूं और मेरा दावा है कि यदि आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो इस वीडियो के अलावा किसी अन्य वीडियो को देखने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्रत किसे कहते हैं या व्रत की परिभाषा क्या होगी। तो अगर कोई तल है, कोई भी एक समतल है, उस तल में अगर कोई बिंदु ले लिया जाए और उस बिंदु से समान दूरी पर, बराबर दूरी पर बिंदु ले ली जाए, है ना। माना कि कोई बिंदु ओ लिया, इस बिंदु ओ से हम समान दूरी पर बिंदु ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बिंदु ओ से बराबर दूरी पर हम कोई बिंदु लेते हैं, ठीक है। और इन सब बिंदुओं को अगर हम आपस में मिला देते हैं, क्या करते हैं? किसी तल में स्थित किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं को मिलाने पर जो बंद आकृति बनती उसे हम बोलते हैं व्रत, ठीक है। इसकी परिभाषा क्या होगी कि किसी तल में एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं को आपस में मिलाने पर जो बंद आकृति हमें प्राप्त होती उसे हम बोलते हैं व्रत, है ना। यानी कि ये जितने भी बिंदु लिए हमने, ये क्या है? केंद्र ओ, इस बिंदु ओ से समान दूरी पर है और ये बिंदु ओ क्या कहलाएगा? इस व्रत का केंद्र कहलाएगा, ठीक है। तो ये जो आकृति से हम बोलते हैं व्रत। और ये जो इन बिंदुओं को मिलाने पर ये जो रेखा बनी, अर्थात ये जो वक्र है, इस लाइन को हम बोलते हैं, इस रेखा को हम बोलते हैं व्रत की परिधि। क्या बोलेंगे? व्रत की परिधि। और ये जो बिंदु ओ है, ओ क्या कहलाएगा? इस व्रत का केंद्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? व्रत का केंद्र अर्थात सेंटर पॉइंट, ठीक है। और ये जो दूरी है, मतलब बिंदु ओ को परिधि के एक बिंदु से मिलाते हैं, तो ये क्या कहलाएगी? व्रत की त्रिज्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? व्रत की त्रिज्या, है ना। तो त्रिज्या की परिभाषा क्या बनेगी कि व्रत के केंद्र को परिधि के किसी भी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाएगा? त्रिज्या, उस व्रत की त्रिज्या, है ना। माना कि जैसे बिंदु व्रत की परिधि के इस बिंदु को हम केंद्र से मिला देते हैं तो ये भी क्या कहलाएगी? व्रत की त्रिज्या कहलाएगी, है। माना कि ये बिंदु ले लेते हैं, इस बिंदु को हम केंद्र से मिला देते हैं तो ये भी क्या होगी? एक व्रत की त्रिज्या होगी। या ये बिंदु, इस बिंदु को हम केंद्र से मिलाते हैं तो ये भी क्या होगी? त्रिज्या होगी, ठीक है। तो यानी कि त्रिज्या की परिभाषा क्या होगी? व्रत के केंद्र को परिधि के किसी भी बिंदु, कोई भी बिंदु, यहाँ से परिधि पर स्थित कोई भी बिंदु, उस बिंदु को हम केंद्र से मिलाते हैं तो ये जो केंद्र को परिधि के किसी बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड को हम क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है। जैसे माना कि ये एक व्रत मान लेते हैं, इस व्रत में ये बिंदु ओ को हम मान लेते हैं इस व्रत का केंद्र ओ है। और व्रत के केंद्र को परिधि, ये परिधि के किसी भी बिंदु, चाहे वो ये बिंदु हो, ये हो, ये हो, कोई भी बिंदु हो, है, कहीं पे भी हो सकता है, इस परिधि के ऊपर कहीं पे भी हो सकता है। कहाँ पे होगा बिंदु? परिधि पर स्थित। तो इस परिधि के किसी बिंदु को हम केंद्र से मिला देते हैं तो ये जो केंद्र को परिधि के बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड है उसे हम क्या बोलते हैं? इस व्रत की त्रिज्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? त्रिज्या। जैसे हमारे बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, ये सी है और ये डी है, तो ये सब क्या कहलाएगी? एक व्रत की त्रिज्या। तो इस चित्र में ओ ए, ये ओ बी, ओ सी और ओ डी, ये सब क्या? एक व्रत की त्रिज्याएँ। तो ये सब एक ही व्रत की त्रिज्या, ये सब आपस में क्या होगी? बराबर होगी। एक ही व्रत की त्रिज्या सब तुल्य होती, समान होती, बराबर। और त्रिज्या को हम हमेशा स्मॉल आर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। त्रिज्या को कैसे शो करते हैं, प्रदर्शित करते हैं? आर के द्वारा, ठीक है। स्मॉल आर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है त्रिज्या अर्थात रेडियस, इसलिए हम त्रिज्या को स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो एक ही व्रत की जितनी भी त्रिज्या होगी वो आपस में क्या होगी? बराबर होगी, तुल्य होगी। जैसे माना कि यहाँ पे अगर बिंदु ले लेते हैं तो इस बिंदु को अगर हम केंद्र से मिला देते हैं, माना कि इस बिंदु को हम ई नाम दे देते हैं तो ओ ई भी क्या होगी? इस व्रत की त्रिज्या होगी और ये भी क्या होगी? इन सभी त्रिज्याओं के बराबर होगी, ठीक है। चलिए ये हो गई त्रिज्या। उसके बाद हम बात करते हैं जीवा। जीवा किसे कहते हैं? व्रत की परिधि के किन्हीं भी दो बिंदु, कोई भी दो बिंदु ले लीजिए। जैसे माना कि ये व्रत की परिधि पर एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये, इन दोनों को मिला देते हैं, ये मिला दिए तो ये जो रेखाखंड हमें, माना कि ये पी है और बिंदु क्यू है, तो पी क्यू जो है वो क्या कहलाएगी? इस व्रत की जीवा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? इस व्रत की जीवा, ठीक है। मतलब परिभाषा क्या बनेगी? व्रत की परिधि के किन्हीं भी दो बिंदु, कोई भी दो बिंदु हो सकते हैं, किन्हीं भी दो बिंदुओं को आपस में मिलाने पर
जो रेखाखंड हमें प्राप्त होता है उस रेखाखंड को हम बोलते हैं जीवा है। जैसे माना कि बिंदु ई को अगर बिंदु ए से मिला दें तो ये भी क्या होगी, एक जीवा होगी। क्या ये जीवा? क्यों? क्योंकि वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदु थे ए और ई, इन दोनों बिंदुओं को हमने आपस में मिला दिया था, ये भी क्या है, जीवा है ना। तो इसी प्रकार अगर आप इस बिंदु को अगर डी से मिला देते हैं तो ये भी क्या होगी, इस वृत्त की जीवा हो जाएगी। या फिर आप बिंदु पी को सी से मिला दें तो ये भी क्या होगी, वृत्त की जीवा होगी, है ना। तो एक वृत्त में अनंत जीवाएं खींची जा सकती है, मतलब जीवाओं की कोई संख्या निश्चित नहीं। जैसे बिंदु क्यू को अगर हम बी से मिला दें तो ये भी क्या होगी, जीवा होगी, है। यानी कि अपने को बस इतना याद रखना है कि अगर एक वृत्त है और वृत्त की परिधि पर स्थित कोई दो बिंदु लेना है, कोई भी दो बिंदु, जैसे एक बिंदु ये ले लिया और एक बिंदु ये ले लिया, तो इन दो बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड उसे हम क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। अर्थात जीवा की परिभाषा होगी वृत्त की परिधि के किन्हीं भी दो बिंदुओं को आपस में मिलाने पर जो हमें रेखाखंड प्राप्त होता है उसे हम बोलते हैं जीवा, है ना। यानी कि वृत्त की परिधि के किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को जीवा कहते हैं, ठीक है। तो जीवा जैसे इस आकृति में डी ई ये भी एक जीवा है, पी क्यू ये भी एक जीवा है, पी सी ये भी एक जीवा हो गई, ठीक है। ई ए ये भी एक जीवा है, बी क्यू ये भी एक जीवा है, ठीक है। चलिए, तो जीवा के बारे में समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं व्यास। व्यास किसे कहते हैं? तो एक ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती। देखिए, हम पहले एक वृत्त बना लेते हैं। माना कि एक वृत्त है, तो व्यास क्या, एक ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरे। माना कि ये ओ क्या है, वृत्त का केंद्र है, और हम एक ऐसी जीवा खींचते हैं जो वृत्त के केंद्र से होकर जाए। कहाँ से होकर जाए, केंद्र से होकर। तो ये जो ए बी है इस चित्र में, ये ए बी क्या कहलाएगा, इस वृत्त का व्यास कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इसका वृत्त का व्यास, ठीक है। तो यानी परिभाषा क्या, एक ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है उसे हम बोलते हैं व्यास। और व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगना होता है। अब कैसे, देखिए, ओ को हमने परिधि के एक बिंदु से मिला दिया तो ओ ए क्या होगी, त्रिज्या। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो क्या है, त्रिज्या। तो त्रिज्या को हम आर से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार केंद्र ओ को हमने बी से मिला है, बिंदु बी से, तो ये भी क्या होगी, त्रिज्या। तो ये भी होगी आर। देखो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर और यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी आर, तो टोटल कितनी हो गई, 2r। ये आर प्लस आर, तो टोटल कितना आया, 2r। तो यानी कि व्यास क्या होता है, व्यास क्या हुआ, त्रिज्या का दोगुना। मतलब क्या बना है, 2 गुणित त्रिज्या। क्या आया, 2 गुणित त्रिज्या बराबर व्यास। 2 गुणित त्रिज्या बराबर व्यास। यानी कि हम क्या लिखते हैं, व्यास क्या होता है, चूंकि व्यास 2 गुणित त्रिज्या के बराबर होता है ना। आर क्या थी, यहाँ पे त्रिज्या थी ना, तो सूत्र बन गया कि व्यास क्या होगा, त्रिज्या का दुगना, है ना, 2 गुणित त्रिज्या। तो इसी प्रकार अगर हमें त्रिज्या का मान निकालना हो तो त्रिज्या क्या होती है, अगर हम त्रिज्या की बात करें तो 2 गुणित में कहाँ चला जाए, व्यास के बटे में। मतलब त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है। हम जानते हैं कि त्रिज्या मतलब आर क्या होगी, व्यास की आधी। मतलब व्यास में 2 से भाग दे तो किसका मान आ जाएगा, त्रिज्या का मान आ जाएगा, ठीक है। कहाँ से आया, जैसे ये 2 गुणित में, तो अगर हम त्रिज्या का मान निकाल देंगे 2 कहाँ जाएगा, व्यास के बटे में चला जाए। मतलब त्रिज्या बराबर क्या होगा, व्यास बटे 2। तो यहाँ त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती, और व्यास क्या होगा, त्रिज्या का दुगना होगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम चाप की। हाँ, अब जैसे माना त्रिज्या, तो त्रिज्या ये क्या है, वृत्त के केंद्र को परिधि के एक बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड को हम बोलते हैं त्रिज्या। तो इसलिए जो त्रिज्या हैं उनके ऊपर जो नाम लिखा हमने, उनके ऊपर हम बार लगा सकते हैं। जैसे ओ है, उसके ऊपर बार लगाया, मतलब जो लाइन खींची इस लाइन को बोलते हैं बार, है ना। मतलब ये रेखाखंड को प्रदर्शित करता है ना। तो रेखाखंड के लिए हम चाहें तो ये जो त्रिज्या का नाम है उसके ऊपर हम बार लगा सकते हैं। ये पहचान है, ओ ए क्या है, एक रेखाखंड है, ठीक है। अर्थात ओ ए क्या है, इस वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है। और पी क्यू ये भी परिधि के किन्हीं दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा है ना। पी क्यू परिधि के किन्हीं दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा जिसको हम बोलते हैं जीवा। तो ये भी एक रेखाखंड है, इसके ऊपर भी आप एक बार लगा सकते हैं। लगा दे तो बहुत अच्छा होगा, नहीं लगा पाओ तो भी चलेगा, लेकिन ये पहचान है ना। ये बार लगा मतलब क्या है, ये पी क्यू एक रेखाखंड है। और कौन सा रेखाखंड है, वृत्त की परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड है, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं, ठीक है। इसी प्रकार हम बात करते हैं चाप। अब चाप क्या होता है, जो वृत्त की जो परिधि होती है
परिधि के किन्हीं हैं, जैसे माना कि वृत्त की परिधि है। पहले मैं वृत्त बना देता हूँ आपको समझाने के लिए। ये एक वृत्त बना दिया, इसमें माना कि मैंने दो बिंदु ले लिए, ये P, ये बिंदु ले लिया Q। तो ये एक परिधि थी, इस परिधि पर ये एक परिधि का एक टुकड़ा ले लिया, यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये क्या कहलाएगा? वृत्त का चाप कहलाएगा। ये क्या है? चाप। इस वृत्त की परिधि का जो एक टुकड़ा है वो टुकड़ा क्या कहलाएगा? वो इस वृत्त की परिधि के लिए क्या कहलाएगा? चाप कहलाएगा। मतलब इसको हम क्या लिखेंगे? चाप PQ। क्या लिखेंगे? चाप PQ, चाप PQ। और इसी को पहचानने के लिए मतलब हम कैसे लिख सकते हैं? PQ और उसके ऊपर ऐसा वक्र बना दो। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? ये जो लाइन है ये वृत्त जैसा है ना, मतलब वक्र है, इसको हम क्या पढ़ेंगे? चाप पढ़ेंगे। मतलब इसको क्या पढ़ेंगे हम? चाप PQ। मतलब गणित की भाषा में ऐसे लिखा जाएगा, चाप PQ। इसको क्या पढ़ा जाएगा? ऐसे पढ़ा जाएगा, चाप PQ। ठीक है। तो जब भी हम वृत्त की परिधि पर कोई, जैसे माना कि यहाँ पर अपन एक वृत्त ले लेते हैं, जैसे ये, ठीक है, ये वृत्त का केंद्र हो गया। तो अगर हमने ये इतना चाप लिया, तो ये छोटा चाप है, तो क्या कहलाएगा? लघु चाप। ये जो बाकी बचा ये क्या है? इस चाप की तुलना में बड़ा है, इसलिए क्या कहलाएगा? दीर्घ चाप। ये क्या कहलाएगा? दीर्घ चाप। और ये छोटा है इसलिए क्या कहलाएगा? लघु चाप। ठीक है ना। तो यानी कि जो वृत्त की परिधि होती है, वृत्त की परिधि का जो टुकड़ा लिया जाता है, कोई एक भाग, वृत्त की परिधि का जो भाग लिया जाता है, तो वो जो परिधि का जो लंबाई है वो लंबाई क्या कहलाएगी? चाप कहलाएगी। ठीक है। मतलब ये जो टुकड़ा है इसी को हम बोलते हैं चाप। ठीक है। तो इसी प्रकार हम बात कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक बिंदु ले लेता हूँ PQ, अगर ये R लेता हूँ, तो ये जो है ये क्या कहलाएगा? छोटा भाग है, तो ये क्या कहलाएगा? लघु चाप। क्या कहलाएगा? लघु चाप PQ। और ये जो भाग है ये PRQ, ये इधर वाला, इस साइड वाला, ये बड़ा है, तो ये क्या कहलाएगा? दीर्घ चाप। है ना, मैं इस साइड की बात करूँ तो ये कहलाएगा दीर्घ चाप। कौन? PQ। लघु में छोटा चाप आएगा, दीर्घ में बड़ा चाप आएगा। ठीक है। उम्मीद है दोस्तों आपको त्रिज्या, जीवा, व्यास और चाप के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है, कोई कन्फ्यूजन रहता है, तो प्लीज़ आप कमेंट करके मेरे को बताइएगा। चलिए अब वृत्त से संबंधित कुछ और अन्य महत्वपूर्ण बातें जो हैं, महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। चलिए, वृत्त से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, ये बातें आपको सब याद रखना है। ठीक है। अगर ये सब तथ्य अगर आपको याद रहते हैं तो मैं दावा करता हूँ वृत्त से संबंधित हर एक सवाल का जवाब आपके पास होगा। है ना। चलिए, क्या बोला है? एक वृत्त में केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। क्या बोला इसने? कि एक वृत्त में केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। अब जीवा किसे कहते हैं? वृत्त की परिधि के किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को हम जीवा बोलते हैं। तो माना कि एक बिंदु ये मान लेते हैं, एक बिंदु ये मान लेते हैं, इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं तो ये क्या हो जाएगी? वृत्त की जीवा हो जाएगी। ये हो गई जीवा। माना कि AB क्या है? वृत्त की जीवा है। तो इसने बोला, और ये O क्या है? वृत्त का केंद्र है। O वृत्त का केंद्र है। तो वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, मतलब यहाँ केंद्र से हम एक ऐसी लाइन खींचते हैं जीवा पर जो जीवा के साथ कितने का कोण बनाए? 90 डिग्री का कोण बनाए। कितने का कोण बनाए? 90। तो वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये जो जीवा है इसको समद्विभाजित करता है। सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, भाजित मतलब भाग करता है। अर्थात इस जीवा AB के दो भाग हो गए। कौन सा? एक तो AM और एक BM। तो ये दोनों क्या होंगे? बराबर। AM और BM बराबर होगा। यानी कि आपको ये याद रखना है कि यदि एक वृत्त में एक जीवा है और जीवा पर वृत्त के केंद्र से लंब डाला जाता है, तो वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उस जीवा को दो बराबर भागों में बांट देता है। अगर आपको पता है कि OM लंब है, OM क्या है? लंब है। किस पर? जीवा AB पर। तो इसलिए ये जो लंब है वो क्या कर दिया? इस जीवा को दो बराबर भागों में बांट दिया, समद्विभाजित करता है। सम का मतलब होता है समान, बराबर। द्वि का मतलब होता है दो, भाजित मतलब भाग कर देता है। अर्थात इस जीवा AB के दो भाग हो गए, एक तो AM और एक होगा BM। AM
और अगला भाग होगा, इसको मैंने पढ़ा AM, तो इसको पढ़ेंगे अपन BM। ये दोनों आपस में क्या होंगे, समान होंगे, बराबर होंगे, यानी कि A से लेकर M तक की दूरी और B से लेकर M तक की दूरी बराबर होगी। ठीक है, तो हमें क्या याद रखना है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित कर देता है, मतलब इन दो बराबर भागों में विभक्त कर देता है। ठीक है, इसी प्रकार इसका विलोम भी, अभी क्या था, वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब डाला था हमने, तो उस लंब ने क्या किया, उस जीवा को दो बराबर भागों में बांट दिया। अब इसका विलोम देखते हैं। इसका विलोम क्या कहता है कि एक वृत्त में जीवा के मध्य बिंदु को, माना कि इसमें एक जीवा मान लेते हैं, माना कि AB एक जीवा है, क्या है, जीवा, और इस जीवा का मध्य बिंदु मान लेते हैं अपन ये M। क्या है कि चूंकि बिंदु M क्या है, जीवा AB का मध्य बिंदु, सेंटर पॉइंट, मध्य बिंदु है। अगर ये जीवा का मध्य बिंदु मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, बराबर है। आपको पता है क्या है कि AM और BM दोनों आपस में क्या है, बराबर। चूँकि M मध्य बिंदु, अगर ये मध्य बिंदु है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर होगी, इसलिए हमने बोला कि AM बराबर है BM। अगर AM बराबर BM तो इस बिंदु को, मध्य बिंदु M को अगर हम वृत्त के केंद्र O से मिलाते हैं, ये मिला दिया, तो जीवा के मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाला जो रेखाखंड है वो जीवा पर क्या होगा, लंब होगा। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर एक जीवा है और जीवा के मध्य बिंदु को अगर हम केंद्र से मिला देते हैं वृत्त के केंद्र से, तो केंद्र से मिलाने वाला जो रेखाखंड होगा वो जीवा पर लंब होगा, मतलब OM क्या होगा, लंब होगा, किस पर, जीवा AB पर। अर्थात यहाँ पर ये कितने का, 90 डिग्री का कोण बनाएगा, यानी कि कोण OMA है ना, मतलब क्या होगा कि कोण OMA, ये वाला कोण। और इसी प्रकार इधर वाला OMB, कोण OMB दोनों बराबर होंगे, कितने कितने होंगे, 90 डिग्री के होंगे। तो यानी कि आपको याद रखना है कि यदि किसी वृत्त में एक जीवा के मध्य बिंदु को वृत्त के केंद्र से मिलाया जाता है, तो वृत्त के केंद्र को जीवा के मध्य बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड जीवा पर लंब होता है। ये क्या है, इस कथन का विपरीत है, विलोम है। इसमें हमने वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब डाला था, तो ये लंब डाला था मतलब 90 डिग्री का कोण हमें पता था, तब जाके इस रेखाखंड ने क्या किया था, इस जीवा को दो बराबर भागों में बांटा था, यानी कि AM इक्वल टू BM हुआ था। अब हमें पता है कि AM इक्वल टू BM है, यानी कि आपको पता है कि जीवा में AM मध्य बिंदु, अगर मध्य बिंदु है तो यानी कि AM और BM बराबर है। अगर AM और BM बराबर है तो इस मध्य बिंदु को वृत्त के केंद्र से अगर मिला दिया जाता है, तो वृत्त के केंद्र को मिलाने वाला जो रेखाखंड है OM वो क्या होगा, इस जीवा AB पर लंब होगा। लंब होगा मतलब यहाँ पे कोण कितने का होगा, 90 का। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट में क्या है, थर्ड पॉइंट कहता है वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती। वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती, यानी कि समान जीवाएं मतलब ऐसी दो जीवाएं जिनकी लंबाई बराबर, हमने मान लिया, माना कि AB और ये CD दो क्या है, समान जीवाएं, समान मतलब बराबर। क्या पता है आपको कि चूंकि पता है आपको जीवा AB और जीवा CD आपस में क्या है, समान है, तुल्य, बराबर है। ठीक है, ये बराबर लंबाई की दो जीवाएं ले ली, तो समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती। समदूरस्थ इसका मतलब है, सम मतलब समान, दूरस्थ मतलब दूरी पर स्थित। अर्थात अगर किसी वृत्त में दो जीवाएं बराबर हैं अर्थात समान हैं, तो वो दोनों जीवाएं वृत्त के केंद्र से, माना कि वृत्त का केंद्र O मान लेते हैं, तो वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर होती, मतलब इस केंद्र से इसकी दूरी और इस केंद्र से इसकी दूरी क्या होगी, बराबर होगी, यहाँ से यहाँ तक वही है ना। ये क्या मान लिया, वृत्त का केंद्र O माना, ये अपन मान लेते हैं M, ये मान लेते हैं M। क्या कि यदि किसी वृत्त में दो जीवाएं समान हो, तो हमने मान लिया कि AB और CD दो समान जीवाएं, ठीक है, तो ये दोनों समान जीवाएं वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर होगी, मतलब इस वृत्त के केंद्र से जीवा AB की दूरी कितनी है, OM, और वृत्त के केंद्र से जीवा CD की दूरी कितनी है, ON। तो अगर दो जीवाएं बराबर तो आपस में क्या होगी, केंद्र से समान दूरी पर स्थित होगी, समान दूरी पर स्थित होगी, यानी कि क्या होगी, समदूरस्थ होगी।
ठीक है, कि अगर किसी वृत्त में दो जीवाएं समान हैं मतलब बराबर हैं तो वो दोनों जीवाएं वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर होगी, मतलब ये दूरी और ये दूरी बराबर होगी, अर्थात OM बराबर होगा ON। और ये दूरी कब कहलाएगी, अगर हम वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब डालते हैं, मतलब दूरी कब होगी, अगर यहाँ पे 90 का कोण बनता है तो ही ON CD की दूरी होगी और OM AB की दूरी होगी, मतलब यहाँ पे कोण कितने का बना है, 90 का, 90 का, तब जाके क्या कहलाएगी, केंद्र से जीवा की दूरी। मतलब हम इसको तिरछा नहीं नाप सकते, ऐसे नहीं नाप सकते। अगर बिंदु N यहाँ पे मान लेता है तो ये दूरी नहीं कहलाएगी, वो गलत है। दूरी कब होगी कि इस जीवा से बिल्कुल सीधे सीधे नापा जाए, मतलब हम ये जो रेखाखंड है वो इस रेखाखंड इस जीवा के साथ अगर 90 का कोण बनाता है तो ये क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी। ठीक है ना, इतना तो आप जानते ही हैं। चलिए, तो हमने क्या सीखा कि अगर एक वृत्त में दो जीवाएं समान है तो केंद्र से क्या होगी, समदूरस्थ होगी, अर्थात केंद्र से समान दूरी पर स्थित होगी। अब इसका विलोम भी ध्यान रखिएगा। अभी क्या थी, जीवाएं बराबर थी इसलिए वो केंद्र से बराबर दूरी पर थी। इसका विलोम क्या होगा कि अगर दो जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर हैं, मतलब ये दूरी और ये दूरी अगर बराबर है तो जीवाएं आपस में समान होगी। देखिए, वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है ना, तो अगला पॉइंट ये भी आया है। तो यानी कि आप तो बस इतना याद रखिएगा, जब भी जीवाएं समान दी गई हों और उसके साथ में दूरी पूछी हो तो भी वो बराबर दूरी पर स्थित होगी, या कोण के बारे में पूछा हो तो कोण भी क्या करेगी, वो बराबर कोण बनाएगी, है ना। पहले अपन ये देख लेते हैं कि अगर आपको पता है कि दो जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर स्थित है, मतलब आपको पता है कि OM बराबर ON, मतलब जीवा AB केंद्र से OM दूरी पर स्थित है, जीवा CD केंद्र से ON दूरी पर स्थित है, और हम बोल दें कि ये दूरी और ये दूरी बराबर, मतलब OM बराबर है ON। तो अगर दो जीवाएं वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर स्थित है तो दोनों जीवाएं आपस में क्या होगी, समान होगी, तुल्य होगी। मतलब अगर जीवाएं समान हैं तो केंद्र से समदूरस्थ होगी, मतलब समान दूरी पर स्थित होगी। और इसका उल्टा, यदि दो जीवाएं वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ हैं अर्थात समान दूरी पर स्थित है तो वो जीवाएं आपस में क्या होगी, समान होगी, बराबर होगी, एक दूसरे का विलोम। जीवाएं समान तो केंद्र से समदूरस्थ, है ना, मतलब वो केंद्र से समान दूरी पर स्थित होगी। और अगर वो दो जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर स्थित है तो वो दोनों आपस में जीवाएं क्या होगी, समान होगी, बराबर होगी, एक दूसरे का विलोम, याद रखिएगा। इसी प्रकार अगला पॉइंट हम देखते हैं, वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं। तो हमने माना कि ये A और ये B, AB एक जीवा है और इसको मान लेता हूँ मैं C, और ये D, CD एक जीवा है। ये दोनों क्या है, समान, मतलब जीवा AB की लंबाई और CD की लंबाई दोनों बराबर। आपको क्या पता है, आपको पता है जीवा AB और जीवा CD आपस में बराबर हैं। ठीक है, तो समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती, तो भैया इसका केंद्र अपन मान लेते, माना कि बिंदु O वृत्त का केंद्र है। तो अगर इस जीवा के द्वारा केंद्र पर कोण बनाते हैं तो भैया इस जीवा के जो सिरे हैं A और B इसको हम केंद्र से मिला देते हैं, यानी कि बिंदु A को हमने O से मिलाया और बिंदु B को हमने O से मिलाया, तो जीवा AB के द्वारा केंद्र पर बना कोण ये कहलाएगा। इसी प्रकार जीवा CD के द्वारा केंद्र पर बना कोण, तो भैया हम इस जीवा CD के जो सिर हैं अर्थात बिंदु C और D उनको हम केंद्र से मिला देते हैं, ये मिला दिया। तो इस जीवा CD के द्वारा केंद्र पर बना कोण क्या है, ये, तो ये दोनों कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, क्या होंगे, आपस में। क्यों, है ना, कि हमें पता है कि दोनों जीवा AB और CD दोनों आपस में बराबर है, इसलिए जीवा AB के द्वारा केंद्र पर बना कोण कौन सा, ये है, तो इसका नाम हम क्या देंगे, केंद्र का नाम है O, AOB। जीवा AB के द्वारा केंद्र पर बना कोण है AOB। इसी प्रकार जीवा CD के द्वारा केंद्र पर बना कोण कौन सा, ये, तो इसका नाम होगा COD। क्या होगा, COD। क्योंकि आपको पता है ये दोनों जीवाएं आपस में बराबर हैं, समान है, इसलिए इन जीवाओं के द्वारा केंद्र पर बने कोण भी आपस में क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है, यानी कि आप क्या याद रखेंगे, समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती है, समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती है। इसी प्रकार इसका उल्टा, विपरीत, क्या कि अगर कोई जीवा वृत्त के केंद्र पर समान कोण बनाती, मतलब जीवा AB के द्वारा बनाया गया कोण ये और जीवा CD के द्वारा बनाया गया कोण अगर आपस में बराबर हैं तो निश्चित बात है वो दोनों जीवाएं आपस में क्या होगी, समान होगी, बराबर होगी। मतलब अगर जीवाएं समान हैं तो उन जीवाओं के द्वारा केंद्र पर बना कोण भी समान होगा। इसका उल्टा, अगर दो जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती है तो जीवाएं आपस में क्या होगी, समान होगी, है ना। जीवाएं समान हैं तो उनके द्वारा केंद्र पर बने कोण भी समान होंगे। और इसका विलोम हम बोल सकते हैं कि यदि दो जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं तो वो दोनों जीवाएं आपस में भी समान होगी, मतलब बराबर होगी। ठीक है, मतलब जीवाओं से संबंधित, समान जीवाओं से संबंधित जो भी चीज़ होगी वो हमेशा बराबर होगी। जीवाएं समान हैं
तो वो जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाएगी। जीवाएं अगर समान है तो केंद्र से समान दूरी पर भी स्थित होगी, या समान दूरी पर स्थित जीवाएं हैं तो वो समान होगी, उनकी लंबाई बराबर होगी। इसी प्रकार अगर दो जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती तो वो जीवाएं आपस में समान होगी। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। तीन असंरेखी बिंदु से होकर एक और केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है ना। मतलब इसने क्या बोला, तीन असंरेख बिंदु, मतलब अगर हम किसी तल में तीन बिंदु लेते, असंरेख, असंरेख मतलब एक सीध में नहीं लेना है, हमें एक सीध में बिंदु नहीं लेना। जैसे एक यहाँ लिया, एक यहाँ लिया, एक ये एक ही रेखा पर स्थित नहीं। ये जैसे बिंदु ये और ये क्या है, एक रेखा पर स्थित, ये क्या होगा, संरेख। और हमें कौन से लेना, असंरेख, मतलब संरेख नहीं लेना है। तो संरेख नहीं लेना मतलब एक सीध में नहीं लेना है, अलग अलग दिशाओं में ले लिया। तो ये तीन बिंदु ले लिया, अगर अपन बिंदु ए, बिंदु बी, अगर बिंदु सी ले लिया, तो इन तीन बिंदु से होकर कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। तो तीन असंरेख बिंदुओं से होकर केवल और केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। कितने, केवल और केवल एक ही वृत्त खींचा जाए। देखिए आकृति बनाने में नहीं आई, थोड़ा सा मतलब आकार बिगड़ गया है, लेकिन आप जब भी तीन असंरेख बिंदु की बात होगी तो तीन असंरेख बिंदु, अगर हमने एक बिंदु यहाँ पे ले लिया, एक बिंदु यहाँ ले लिया और एक बिंदु यहाँ ले लिया, तो इन तीन, जैसे ए, बी और सी, तो तीन असंरेख बिंदुओं से होकर कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, तो केवल और केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। ठीक है ना, ये याद रखिए कि तीन असंरेख बिंदु से होकर केवल और केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। वो तीन संरेख बिंदुओं से वृत्त नहीं खींचा जा सकता। असंरेख है तो केवल एक वृत्त खींचा जाए, और अगर संरेख बिंदु होंगे तो वृत्त नहीं खिंचाएगा, क्या होगी, एक सरल रेखा प्राप्त होगी। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं त्रिज्यखंड और वृत्तखंड। ध्यान दीजिएगा, त्रिज्यखंड। अब त्रिज्यखंड किसे कहते हैं, त्रिज्य प्लस खंड, खंड का मतलब होता है टुकड़ा, यानी कि जो वृत्त है, इस वृत्त का हमें जो टुकड़ा मिला है, जो खंड होगा उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन वो खंड क्या होना चाहिए, त्रिज्याओं से घिरा होना चाहिए। जैसे माना कि ये ओ वृत्त का केंद्र मान लेता हूँ, ठीक है, तो ओ वृत्त का केंद्र है और परिधि पर दो बिंदु ले लेता हूँ, माना कि बिंदु ए और ये बिंदु बी है। तो अगर मैं बिंदु ए को अगर ओ से मिला दूंगा तो केंद्र को परिधि के एक बिंदु से मिलाने वाली रेखा क्या होगी, त्रिज्या। ये भी क्या हो जाएगी, इस वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो भाग दिख रहा है अपने को, कौन सा, ए ओ बी, ये पूरा भाग, ये मैंने छायांकित भाग बता दिया आपको, मतलब यहाँ पर छायांकित कर दिया है। तो ये जो भाग दिखाई दे रहा है ए ओ बी, ये क्या कहलाएगा, त्रिज्यखंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, त्रिज्यखंड। ठीक है, त्रिज्यखंड, ए ओ बी क्या है, त्रिज्यखंड। यानी कि त्रिज्यखंड किसे कहते हैं, वृत्त का एक ऐसा टुकड़ा जो त्रिज्याओं और परिधि, मतलब त्रिज्या और परिधि से घेरे गए क्षेत्र को हम त्रिज्यखंड कहते हैं। क्या क्या है इसमें, एक तो त्रिज्याएं, ये दो त्रिज्याएं, और ये क्या है, परिधि। तो त्रिज्या और परिधि के बीच घेरे गए क्षेत्र को हम त्रिज्यखंड कहते हैं। अगर परिभाषा की हम बात करें, क्या डेफिनेशन होगी इसकी, कि वृत्त की किन्हीं दो त्रिज्याओं और परिधि के बीच घेरे गए क्षेत्र को हम त्रिज्यखंड कहते हैं। वृत्त की किन्हीं भी दो त्रिज्याओं, कोई दो त्रिज्याएं ले लीजिए, और वृत्त की परिधि, किन्हीं भी दो त्रिज्याओं और वृत्त की परिधि के बीच घेरे गए क्षेत्र को हम त्रिज्यखंड कहते हैं। ठीक है, और बेसिक अगर बताएं तो जैसा कि माना कि आपके केक होता है, ये केक मान लेते हैं, ठीक है, ये मान लेते हैं केक है। इस केक को आप इस तरह से काटते, बिल्कुल सेंटर से, यहाँ से काटा, और काटने के बाद ये जो पीस बाहर निकाल दिया आपने, काटने के बाद ये पीस आपने बाहर निकाल दिया। ये एक पूरा वृत्त है ना, केक था, वृत्त के आकार का एक केक था, उस केक को आपने काटा और काट कर ये पीस आपने बाहर निकाल लिया। तो ये जो पीस है, इस पीस को हम बोलते हैं त्रिज्यखंड। क्या बोलते हैं, त्रिज्यखंड। तो भैया यहाँ पर दो टुकड़े हो गए वृत्त का, एक तो ये टुकड़ा है तो ये भी त्रिज्यखंड कहलाएगा, और ये जो बाकी का बचा है वो भी त्रिज्यखंड ही कहलाएगा। क्यों, क्योंकि ये भी क्या, त्रिज्याओं और परिधि के बीच घिरा गया क्षेत्र है, जो बचा है वो भी क्या है, त्रिज्या और परिधि, इनके बीच घेरा गया क्षेत्र, ये भी क्या कहलाएगा, त्रिज्यखंड कहलाएगा। तो छोटे टुकड़े को हम बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड और बड़े को बोलते हैं हम दीर्घ त्रिज्यखंड। तो यानी कि ये जो इस आकृति में हम बात करें तो ए ओ बी, ये क्या छायांकित भाग जो है ये क्या कहलाएगा, लघु त्रिज्यखंड। कौन सा कहलाएगा, लघु मतलब छोटा। और अब जो बाकी बचा है, ये छायांकित भाग के अलावा जो बचा है वाइट भाग है, ये क्या कहलाएगा, बड़ा भाग है, इसलिए क्या कहलाएगा, दीर्घ त्रिज्यखंड। क्या कहलाएगा, दीर्घ
त्रिज्यखंड। छोटे भाग को लघु त्रिज्यखंड बोलेंगे और बड़े भाग को हम बोलेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, तो त्रिज्यखंड क्या, वृत्त की किन्हीं भी दो त्रिज्याओं और परिधि के बीच घेरे गए क्षेत्र को हम त्रिज्यखंड कहेंगे, है ना। तो इस आकृति में ये जो छायांकित भाग है ये लघु मतलब छोटा है, इसलिए लघु त्रिज्यखंड कहलाएगा। और ये जो भाग दिखाई दे रहा है आपको कौन सा, वाइट वाला, मतलब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, है ना, ये इतना एरिया जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या कहलाएगा, दीर्घ त्रिज्यखंड। अब हम बात करते हैं वृत्तखंड। वृत्तखंड मतलब ये भी एक वृत्त का ही टुकड़ा है, लेकिन ये क्या, जीवा और परिधि के बीच घिरे गए क्षेत्र को हम वृत्तखंड बोलेंगे। माना कि जैसे एक हम जीवा ले लेते हैं, माना कि जीवा ले ली, ये PQ क्या है, एक जीवा है। तो इस जीवा और वृत्त की परिधि के बीच घेरे गए क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे, वृत्तखंड। क्या बोलेंगे, वृत्तखंड। मतलब जीवा और परिधि के बीच घेरे गए क्षेत्र को हम वृत्तखंड बोलते हैं। वृत्तखंड मतलब वृत्त का एक टुकड़ा है, लेकिन वो किसके बीच में, जीवा और परिधि के बीच घेरे गए क्षेत्र को हम बोलते हैं वृत्तखंड। तो त्रिज्यखंड भी एक टुकड़ा होता है, लेकिन त्रिज्याओं और परिधि के बीच घेरे गए क्षेत्र को हम त्रिज्यखंड बोलते हैं। और वृत्तखंड में जीवा होती है, जीवा और परिधि के बीच घेरे गए क्षेत्र को हम वृत्तखंड बोलते हैं। त्रिज्याएँ और परिधि होगी तो क्या कहलाएगा, त्रिज्यखंड कहलाएगा। ठीक है, तो ये छोटा टुकड़ा है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, लघु वृत्तखंड। अब ये छायांकित भाग के अलावा जो भाग दिखाई दे रहा है ये वाला, यहाँ से लेकर ये तक, ये जो है ये क्या कहलाएगा, दीर्घ वृत्तखंड। क्या कहलाएगा, दीर्घ वृत्तखंड। मतलब यहाँ पर भी अपने को दो भाग मिले, ये छोटा भाग है तो इसको बोलेंगे लघु वृत्तखंड। इसके अलावा जो भाग दिखाई दे रहा है बिल्कुल वाइट वाला, ये भी क्या है, वृत्तखंड है, पर ये बड़ा भाग है, इसलिए क्या कहलाएगा, दीर्घ वृत्तखंड। उम्मीद है दोस्तों आपको त्रिज्यखंड और वृत्तखंड में अंतर समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है, कोई कन्फ्यूज़न रहता है, तो प्लीज़ आप कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताइएगा। मैं आपकी समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करूँगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। पॉइंट नंबर 7 क्या कहता है कि वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा वृत्त की शेष परिधि के किसी बिंदु पर बने कोण का दुगना होता है। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना। इसने क्या बोला, वृत्त के किसी चाप द्वारा, माना कि हम इस वृत्त पर एक चाप ले लेते हैं, तो माना कि ये चाप लिए AB, ये एक चाप यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। वृत्त के किसी चाप द्वारा, इस आकृति में इतना बड़ा चाप लिया और इसमें हम इतना बड़ा चाप ले लेते, मतलब चाप की जो लंबाई है वो बढ़ा दी, ये बिंदु A ले लिए, ये बिंदु, और इसमें इससे भी बड़ा चाप ले लेते हैं। माना कि ये बिंदु A है, ये बिंदु B, तो ये चाप यहाँ से यहाँ तक होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक चाप है। और इसमें हम वृत्त का केंद्र मान लेते हैं O क्या है, वृत्त का केंद्र है। तो वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, तो इस चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण क्या होगा, तो A और B को हम केंद्र से मिला देते हैं। तो इस चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण ये है। इस प्रकार इस चाप के जो सिरे हैं A और B, इसको हम केंद्र से मिला देते हैं, है ना। तो देखिए ये एक सरल रेखा है, एक जीवा है जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, और वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा को हम बोलते हैं व्यास। क्या है ये, व्यास हो गया। यहाँ पर हमने इतना लंबा चाप लिया कि ये जो जीवा है, सीधे A और B को मिलाने वाली जो रेखा है वो वृत्त के केंद्र से होकर गुजर, इसलिए वो क्या होगा, उस वृत्त का व्यास होगा। यानी कि हमने इतना लंबा चाप लिया कि ये इस वृत्त के दो बराबर टुकड़े कर दे। व्यास क्या करता है, वृत्त को दो बराबर भागों में विभक्त कर देता है। मतलब ये आधा वृत्त कहलाएगा, अर्थात अर्धवृत्त, और ये भी आधा वृत्त है तो ये भी क्या कहलाएगा, अर्धवृत्त कहलाएगा। और अगली बार हमने चाप इतना लंबा लिया कि इससे बड़ा हो, यानी कि यहाँ पर जो सीधे A है और B, इसको अगर हम केंद्र से मिलाते हैं तो केंद्र पर बना कोण ये होगा, ये, ठीक है। ये O हम केंद्र मान लेते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर केंद्र O पर बना कोण ये कहलाएगा, क्यों, चाप इधर है ना तो इस साइड बनेगा, चाप इधर है तो ये कोण इस साइड बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोला था वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, तो चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण बता दिया हमने। उसी चाप के द्वारा, इसी चाप के वृत्त की परिधि के किसी बिंदु पर बने कोण का दुगना होता है। मतलब ये जो चाप है, इस चाप के अलावा वृत्त की परिधि कितनी बची, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये जो परिधि, शेष परिधि, इस परिधि में हम कहीं पर भी एक बिंदु ले लें, अपन आप सुविधा के लिए यहाँ पे बिंदु ले लेते हैं। कौन सा दिया, माना कि इस पर हम लिया बिंदु P,
तो वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, इसी चाप के द्वारा परिधि पर बना कोण। तो भैया इस चाप को हम परिधि के बिंदु से मिला देते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, इसी चाप के द्वारा परिधि पर बना कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तो इसी प्रकार यहाँ पर भी हम परिधि पर कोई बिंदु ले लेते हैं, तो यहाँ पे ले लेते हैं माना कि, तो हम यहाँ पर भी ए को पी से मिला देते हैं और बी को पी से मिला देते हैं, तो ये परिधि पर बना कोण बना है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर भी परिधि पर बना कोण कहीं पे भी ले लेते परिधि पर बिंदु। अब देखो ये चाप इतना लंबा है, तो इस चाप के अलावा परिधि कितनी बची, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कहीं पे भी आप बिंदु ले सकते हो, माना कि आपने यहाँ पे लिया, तो इसको हम ए को पी से मिलाते हैं और पी को बी से मिलाते हैं, तो ये बना कोण है ना। तो वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर कौन कौन सा बना, ये, तो इसका नाम आएगा ए ओ बी, ए ओ बी। वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण इसी चाप के द्वारा, इसी चाप के द्वारा परिधि के किसी बिंदु, तो भैया चाप के अलावा परिधि कहाँ बची, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस परिधि पर आप कहीं पर भी एक बिंदु ले लेते हैं और इस चाप के सिरों को उस परिधि के बिंदु से मिला देते हैं, तो ये जो परिधि पर बना कोण ये, तो इसका नाम क्या होगा, ए पी बी। क्या होगा, कोण ए पी बी। तो केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना, मतलब परिधि पर जो कोण बना उसमें हम 2 का गुणा कर देते हैं, किसके बराबर आ जाता है, केंद्र पर बना कोण। माना कि जैसे ये कोण x है, तो ये जो है परिधि पर जो कोण बना उसमें हम 2 का गुणा कर देते, केंद्र पर बना कोण आएगा, तो ये इसका दुगना, तो इसमें 2 का गुणा कर क्या आएगा, ये 2x होगा। यानी कि केंद्र पर बना कोण अगर x है तो सॉरी परिधि पर बना कोण अगर हम x मानते हैं, तो केंद्र पर बना कोण क्या होगा, 2x। यानी कि अगर ये 40 है तो इसका 40 दूना ये 80 हो जाए, अगर ये 50 है तो 50 दूना ये 100 हो जाए, मतलब केंद्र पर बना कोण क्या होगा, परिधि पर बने कोण का 2 गुना होगा, है ना। तो परिधि पर जो बना उसमें 2 का गुणा कर दे केंद्र का आएगा। तो हमने यही बोला है कि केंद्र पर बना कोण ए ओ बी, परिधि पर बना कोण, तो परिधि पर कौन सा बना, ए पी बी, है ना। परिधि पर बने कोण का 2 गुना होगा, ये 2 गुणित परिधि पर बना कोण। तीनों आकृति में सेम कंडीशन है, बस यहाँ पर मैंने चाप छोटा लिया था, इसमें चाप थोड़ा बड़ा लिया, इसमें चाप और भी बड़ा लिया, मतलब 3 आकृति से मैंने समझाने की कोशिश की। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है कि वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप के द्वारा वृत्त की परिधि के किसी बिंदु पर बने कोण का दुगना होता है, मतलब परिधि पर जो कोण बना है उसमें 2 का गुणा करें केंद्र पर। जैसे अगर आपको पता है ये है 40, तो ये कितना हो जाए, 40 दूनी 80, है ना। देखिए जैसे इस चित्र में हम समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये इसका 2 गुना ये, मतलब 40 है, 40 का 2 गुना 80, तो इसका ये क्या, 80 का ये क्या, आधा है, मतलब परिधि पर बना कोण क्या होगा, केंद्र का आधा। तो देखिए यहाँ पर ये इस आकृति में देखें तो ये एक सरल रेखा है, और सरल रेखा पर ये जो कोण बनता है कितने का बनता है, 180 का। कितने का बनता है, 180। तो चूंकि ये 180 है केंद्र पर बना कोण, तो परिधि पर कोण कितने का होगा, इसका आधा, तो 180 का आधा कितना होगा, 90। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यानी कि इसमें 2 का गुणा करोगे दिया जाएगा, इसमें 2 से भाग दे दें, मतलब इसका आधा कर देंगे तो परिधि पर बना कोण है। पर शर्त क्या है कि ये जो कोण बने दोनों एक ही चाप से बना होना चाहिए। जैसे चाप ए बी, तो चाप ए बी है तो सीधे ए और बी को केंद्र से मिलाए। इसी प्रकार इसी चाप के द्वारा पी पर बना कोण है, मतलब यहाँ पर ए को भी और बी को भी पी से मिलाए, इसलिए ये क्या, ये कोण और ये कोण एक ही चाप ए बी से बने, क्योंकि यहाँ पर जो कोण पी बना वो भी कहाँ से आया, ए और बी से, मतलब चाप ए बी से, और केंद्र पर जो ये कोण बना ये भी कहाँ से आया, बिंदु ए और बी से, मतलब इसी चाप के द्वारा बना कोण है ना। तो यानी कि वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण इसी चाप के द्वारा परिधि के किसी बिंदु पर बने कोण का दुगना होता है ना। फिर बोल रहा हूँ मैं, ये बिंदु मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ लिया है, ये बिंदु इस चाप के अलावा यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं पे भी हो सकता है। जैसे आप यहाँ पे मान लें तो भी यही होगा, जैसे माना कि इसको अपन ए से मिलाते हैं ये, और इसको हम बी से मिलाते हैं, बी से मिला दें, तो ये कोण अगर कितना है 80, तो ये कितना होगा, आधा 40। या फिर अगर ये 2x है तो ये कितना होगा, x होगा, है ना। अगर इसको हम 2x मानते हैं ये कितना हो जाए, x होगा। मतलब वृत्त की किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा वृत्त की परिधि के किसी बिंदु पर बने कोण का 2 गुना होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं हम, अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त, अर्धवृत्त मतलब आधा वृत्त, अर्थात हमें एक ऐसी जीवा खींचना है जो उसके केंद्र से होकर गुजरे है। माना कि ये पी क्यू क्या है, एक ऐसी जीवा है जो उसके वृत्त के केंद्र और से होकर गुजरे, इसलिए पी क्यू क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा। क्या कहलाएगा, व्यास।
तो व्यास क्या करता है भैया, एक वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है। मतलब ये नीचे का भाग अगर मैं छायांकित भाग कर दूँ, ये मतलब लाइनिंग बना दूँ, है ना, छायांकित भाग मतलब लाइनिंग, ये तो ये जो भाग दिखाई दे रहा है लाइनिंग वाला पूरा, ये भी क्या है, एक आधा वृत्त अर्थात अर्धवृत्त। क्या कहलाएगा, अर्धवृत्त। या फिर ये जो ऊपर का भाग दिख रहा है ये भी क्या कहलाएगा, अर्धवृत्त। तो इसने बोला है कि अर्धवृत्त पर बना कौन, मतलब ये जो ये क्या कहलाएगा, इस वृत्त का व्यास कहलाएगा। तो व्यास के सिरों को मतलब पी और क्यू को इस परिधि पर कोई भी एक बिंदु ले, कोई भी, जैसे माना कि यहाँ बिंदु ले, इस बिंदु को अगर हम व्यास के सिरों से मिला देते हैं ये, तो ये जो कोण बना है ये कहाँ बना है, अर्धवृत्त पर बना कोण क्या कहलाएगा, ये अर्धवृत्त पर बना, इसलिए कितने का होगा, 90 का होगा, समकोण। अब क्यों होगा, देखिए ये पी क्यू एक चाप है, इस चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण ये टोटल कितने का होगा, एक सरल रेखा है कौन सा होगा, 180। और ये इसी चाप के द्वारा, चाप वही है, इसी चाप के द्वारा परिधि पर बना कोण है ये, तो परिधि पर बना कोण क्या होगा, इसका आधा, तो 180 तो उसका आधा है कितना, 90, है ना। अभी यहाँ पे जैसे बताया था ना पिछले चित्र में, ये 180 थी, ये 90 हुआ था, क्यों, ये एक सरल रेखा थी, तो सरल रेखा पर बना कोण 180 होता है। और ये जो रेखा है वो कहाँ से होकर गुजर रही थी, वृत्त के केंद्र से, और केंद्र से होकर गुजर इसलिए व्यास है, तो व्यास है, ये क्या कहलाएगा, अर्धवृत्त। तो ये अर्धवृत्त पर बना कोण कितने का है, 90 है ना, ये आधा वृत्त है, तो आधे वृत्त पर जो बना कोण है वो क्या है, 90, अर्थात अर्धवृत्त पर बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। क्या होता है, समकोण है। आप कहीं पे भी ये जो आधा वृत्त है ये, इस परिधि पर आप कहीं पे बिंदु ले लो, जैसे यहाँ पे बिंदु ले लें, तो इसको हम सिरों से मिला दें, पी से और क्यू से, तो ये जो कोण बनेगा कितने का बनेगा, 90 का। कहीं पे भी बना सकते, जैसे यहाँ पर, तो अगर हम पी को इससे मिलाते हैं, क्यू को भी इससे मिलाते हैं, तो ये जो कोण बना कितने का बनेगा, 90। यानी क्या ध्यान रखोगे आप, अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, ठीक है, अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। ये भी आधा वृत्त है ये, तो ये आधे वृत्त पे माना कि यहाँ पे एक बिंदु ले लेते हैं, है ना, एम, तो इसको भी मैं क्यू से और पी से मिला देता हूँ, तो ये जो कोण बना ये भी कितने का बनेगा, 90 का, क्योंकि ये भी कहाँ पे बना है, अर्धवृत्त पर बना है, तो अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। चलिए अगला देखते हैं, अगला पॉइंट, एक ही अवधा या एक ही वृत्तखंड में बने कोण आपस में बराबर होते हैं। एक ही अवधा, अवधा का मतलब होता है दिशा, या एक ही वृत्तखंड, या तो बोलें आप एक ही अवधा, अवधा नहीं बोलेंगे तो एक ही वृत्तखंड में बने कोण आपस में बराबर होते हैं। जैसे माना कि एक जीवा ले लेते हैं, एक जीवा, ठीक है, तो ये जीवा ली, इस जीवा की एक ही अवधा में, अवधा मतलब एक ही दिशा में, या तो इस जीवा के ऊपर की ओर या फिर इस जीवा के नीचे की ओर, किधर भी, तो हम इस जीवा के ऊपर की ओर बात कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जगह कम है, इसमें हमें समझ में नहीं आएगा, मतलब दिक्कत महसूस होगी, इसलिए अपन ये इस पर अच्छी है तो अपन इधर की बात कर लेंगे। तो एक ही अवधा मतलब इस जीवा, माना कि ये जीवा ए बी, इस जीवा के एक ही ओर मतलब एक ही दिशा, माना ऊपर की ओर, है ना, कोई बिंदु ले लें, जैसे यहाँ पे बिंदु लिया पी, तो अगर मैं इस जीवा ए बी के सीधे ए को और बी को अगर मैं पी से मिला देता हूँ, तो ये क्या कहलाएगा, इस जीवा के द्वारा बनाया गया कोण है। इसी प्रकार एक बिंदु मैंने माना इस परिधि के इस बिंदु पर ले लिए, तो इसको भी मैं इसी जीवा के सिरों को मिला देता हूँ, अगर ये पी तो इसको मैं क्यू ले लेता हूँ, तो ये कोण और ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर। अगर ये एक्स है तो ये भी कितना होगा, एक्स डिग्री, दोनों बार। अगर ये 40 डिग्री तो ये भी 40 होगा, अगर ये 50 है तो ये भी 50। क्यों, क्योंकि ये दोनों कोण क्या है, वृत्त की एक ही अवधा में बने, एक ही अवधा मतलब एक ही दिशा में बने। जैसे जीवा ए बी इसके ऊपर की तरफ बने दोनों, वो कहाँ से बने दोनों कोण, ये कोण भी ए बी से आया, ये कोण भी कहाँ से आया, ए और बी से, ये कोण भी कहाँ से बना है, ए और बी से, मतलब दोनों कोण, ये कोण और ये कोण एक ही जीवा ए बी के द्वारा बनाए गए कोण, और एक ही जीवा के द्वारा बनाए गए कोण है, और एक ही दिशा में, इस जीवा के ऊपर की ओर, इसलिए कोण दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं एक ही अवधा या एक ही वृत्तखंड। वृत्तखंड क्यों बोल सकते हैं, देखिए जो जीवा ली थी, तो इस जीवा के नीचे का जो भाग है ये भी वृत्तखंड है। ये कौन सा है, छोटा भाग है तो लघु वृत्तखंड, और ये बड़ा भाग है तो क्या कहलाएगा, दीर्घ वृत्तखंड। तो यानी कि ये जो कोण बने कहाँ बने, एक ही वृत्तखंड में बने, इस वृत्तखंड में, है ना। तो दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, है ना। ये जो वृत्तखंड है अर्थात ये जो भाग है, इस परिधि पर कहीं पर बिंदु ले लिया जाए, जैसे यहाँ पे ले लीजिए, और इस बिंदु ए से और बी से मिला दें, ये मिला दिया, ये जो कोण है सब आपस में बराबर, ये एक्स, ये भी एक्स होगा और ये भी एक्स होगा। अगर आप बिंदु यहाँ ले लेते, ये
तो भी ये भी कितने का होगा x। क्यों? क्योंकि जितने भी कोण आपको दिखाई दे रहे हैं ये कहाँ है, एक ही जीवा से है। ये कोण भी ए बी से आया, ये कोण भी ए बी से आया, ये भी ए बी से आया, और ये कोण भी कहाँ से आया, ए बी से। मतलब जितने कोण बने वो सब ए बी से बने, है ना। ये ए पी बी, ये सब कहाँ पे बने, ए बी से, इसी के द्वारा बने। तो ये सब आपस में बराबर होंगे और एक ही जीवा ए बी के द्वारा बनाए गए कोण हैं और एक ही दिशा में बने, इस जीवा के ऊपर की ओर बने, इसलिए सब आपस में बराबर होंगे। ये बिंदु आप यहाँ लेते तब भी बनता, जैसे ये इसको मैं बी से मिला और इसको मैं ए से मिला, तो यहाँ जो कोण बनेगा वो भी कितने का होगा, इसके बराबर। तो ये एक्स है तो ये भी कितने का होगा, एक्स होगा। कितने का होगा भैया, एक्स। यानी कि वृत्त की एक ही अवधा में बने कोण, एक ही अवधा या फिर एक ही वृत्तखंड में बने कोण आपस में बराबर। देखिए मैंने यहाँ पे जीवा बनाया, अगर मैं जीवा नहीं भी बनाता, मतलब जैसे दो बिंदु ले लिए और ये, तो अगर मैं इसको मिला देता हूँ जीवा कहलाएगा, और नहीं मिलाते तो क्या कहलाएगा, चाप। क्या कहलाएगा, चाप। तो अगर इस चाप के सीधे अगर मैं मान लेता हूँ ए और ये बी, और ये जो इस चाप के अलावा जो परिधि बची, इस परिधि पर कहीं पे बिंदु ले लेता हूँ, जैसे ये बिंदु लिया और ये बिंदु, तो इस बिंदु को भी मैं ए से मिलाता हूँ और बी से मिलाता हूँ। इसी प्रकार ये P है, ये Q मान लेते हैं, इसको भी मैं A से और B से मिला देता हूँ। तो ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों? अगर मैं इसको इसे मिला देता जीवा कहलाती है, ये बिल्कुल ऐसा चित्र बन जाता। हमने इसको नहीं मिलाया तो ये क्या, चाप के द्वारा, एक ही चाप के द्वारा बने कोण। ये कोण भी कहाँ से आया, ए बी से, ये कोण भी कहाँ से आया, ए बी से, इसलिए दोनों आपस में बराबर। अगर ये एक्स है तो ये भी कितना होगा, एक्स, है ना। बिल्कुल ये सेम यही है, बस इसमें यहाँ पर ए और बी को मिला दिया, जीवा बन गए, और यहाँ पे ए और बी को मिला है नहीं, तो क्या है, चाप है। आप मिला। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। पॉइंट 10 क्या बोला इसने, स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या पर लंब होती है। सर्वप्रथम हम ये देखते हैं स्पर्श रेखा किसे कहते हैं। एक ऐसी रेखा जो वृत्त की परिधि को किसी एक बिंदु पर स्पर्श करती अर्थात टच करती, उसे हम बोलते हैं स्पर्श रेखा। जैसा कि माना कि एक रेखा है, ये हमने एक रेखा खींची जो इस वृत्त की परिधि को यहाँ पर टच कर रही, केवल स्पर्श कर रही। माना कि ये बिंदु P पर इस वृत्त की परिधि को स्पर्श करती, तो ये जो रेखा है ये क्या कहलाएगी, इस वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाएगी। क्या कहलाएगी, स्पर्श रेखा। तथा ये स्पर्श रेखा वृत्त की परिधि को बिंदु P पर स्पर्श करती, इसलिए इस बिंदु को हम इस रेखा का स्पर्श बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे, स्पर्श बिंदु। और वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है वो वृत्त की परिधि को केवल और केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या पर लंब होती। माना कि ओ वृत्त का केंद्र है, तो यदि हम केंद्र को परिधि के इस बिंदु से मिला देंगे तो ये क्या कहलाएगी, इस वृत्त की त्रिज्या कहलाएगी, है ना। तो चूंकि ये स्पर्श बिंदु है और स्पर्श बिंदु को हमने केंद्र से मिलाया, तो ये क्या कहलाएगी, स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या। क्या कहलाएगी, स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या। तो स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या पर स्पर्श रेखा क्या होती है, लंब होती है, या अर्थात इन दोनों के मध्य जो कोण बना होता है वो 90 डिग्री का होता है ना। तो स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या पर लंब होती है। ये कथन आप अच्छे से याद रखिएगा, स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या पर लंब होती है। ठीक है, और एक बात यह है, हमेशा ध्यान रखना, स्पर्श रेखा वृत्त के बाहर अर्थात वृत्त की परिधि के बाहर किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, मतलब वृत्त के अंदर स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। जैसा कि माना कि ये एक वृत्त है, अगर आप इस वृत्त के अंदर जैसे लाइन खींच देते हैं और बोल देते हैं कि यह वृत्त की परिधि को यहाँ और यहाँ स्पर्श करती है, तो ये स्पर्श रेखा, तो नहीं, ये स्पर्श रेखा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये परिधि के कोई दो बिंदु है, और परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीवा। अर्थात ये स्पर्श रेखा नहीं, क्या है, जीवा है। कुछ लोग ऐसे एक लाइन खींच देते हैं और बोल देते हैं ये इसकी स्पर्श रेखा, तो नहीं। क्यों, क्योंकि ये जो रेखा है ये लाइन क्या कर रही है, वृत्त की परिधि को दो बिंदुओं पर काट रही है। अर्थात इस रेखा को हम क्या बोलेंगे, वृत्त की छेदक रेखा। क्या कहेंगे, वृत्त की छेदक रेखा, है ना। यानी कि आप हमेशा ध्यान रखना, वृत्त के अंदर स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है, स्पर्श रेखा हमेशा वृत्त के बाहर खींची जा सकती है। ठीक है, तो चलिए इसी स्पर्श रेखा से संबंधित कुछ और अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट हम देख लेते हैं। यहाँ पे बोला है एक वृत्त की स्पर्श रेखा उस वृत्त को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है। इसका जवाब मैं पहले ही दे चुका हूँ।
इसने बोला है कि एक वृत्त की जो स्पर्श रेखा है वृत्त को कितने बिंदु पर स्पर्श करती, तो एक वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त की परिधि को केवल और केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती। कितने बिंदु पर? केवल और केवल एक बिंदु पर। ठीक है ना, अभी बोला था मैंने कि स्पर्श रेखा जो है वृत्त की परिधि को केवल और केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है। अगला, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। जैसा कि माना कि ये वृत्त है, इस वृत्त पर आप कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हो। माना कि ये भी एक स्पर्श रेखा है, ये भी एक स्पर्श रेखा है, ये भी एक स्पर्श रेखा है, ये भी एक स्पर्श रेखा है ना, ये भी एक स्पर्श रेखा। मतलब ऐसी रेखाएं जो वृत्त की परिधि को केवल टच करे, स्पर्श करे, वो सब क्या होगी? स्पर्श रेखाएं होगी। यानी कि आप समझ गए होंगे कि इस परिधि पर जितने भी बिंदु हैं उन सभी बिंदुओं पर हम स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। यानी कि इस परिधि पर जितने भी असंख्य बिंदु हैं, कितने असंख्य बिंदु, इन असंख्य बिंदुओं पर हम स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। अर्थात स्पर्श रेखा को गिनना संभव नहीं। यानी कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती? अनंत या अनगिनत या असंख्य। क्या लिख सकते हैं अपन? अनंत स्पर्श रेखाएं। मतलब एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती, या अनगिनत, ये भी कह सकते। क्या कह सकते हो आप? अनगिनत या अपरिमित रूप से अनेक, अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं खींची, अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती, अनगिनत खींची जा सकती, अपरिमित रूप से अनेक या असंख्य, ये शब्द भी आ सकता है, असंख्य। ठीक है, तो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है आपको ऑप्शन में क्या दिया है। वैसे तो अनंत शब्द आएगा या असंख्य आएगा। ठीक है, फिर भी आप ध्यान रखना ऑप्शन में अनंत भी हो सकता है, अनगिनत भी हो सकता है, अपरिमित रूप से अनेक हो सकता है या असंख्य। ठीक है, चलिए अब अगला जो पॉइंट है वो क्या कहता है? एक वृत्त के बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा है। देखिए यहाँ पर क्या था? एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा है। यहाँ बाह्य बिंदु शब्द नहीं आया था। क्या बोला था? एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा है। तो वृत्त पर असंख्य या अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती, जबकि यहाँ क्या बोला? एक वृत्त के बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती। पहले हम एक वृत्त ले लेते हैं। माना कि एक वृत्त है, इस वृत्त के बाहर कोई बिंदु स्थित है, बिंदु P इस वृत्त के बाहर स्थित है, इसलिए बिंदु क्या कहलाएगा? बाह्य बिंदु। अब इस बाह्य बिंदु से इस वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो एक तो हम ऐसे खींच सकते हैं, ये भी क्या इस वृत्त की स्पर्श रेखा है जो कि बिंदु P से आई, ये भी कहाँ से आई? बिंदु P से, और जो क्या करती है? वृत्त की परिधि को स्पर्श करती। माना कि ये स्पर्श रेखा वृत्त की परिधि को बिंदु A पर स्पर्श करती, ये स्पर्श रेखा वृत्त की परिधि को बिंदु B पर स्पर्श करती। तो यानी कि एक वृत्त के बाह्य बिंदु से कितनी? दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, PA और PB। कितनी? दो स्पर्श रेखा। तो यानी कि अगर बाह्य बिंदु का उल्लेख होता है प्रश्न में तो कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? केवल और केवल दो। तो एक वृत्त के बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो इसका आंसर क्या होगा? केवल दो स्पर्श रेखा। बाह्य बिंदु होगा तो केवल दो स्पर्श रेखा। अगर बिंदु नहीं बोलता है केवल वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं, तो अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अगर बोलता है बाह्य बिंदु से, तो बाह्य बिंदु से केवल दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। एक वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर होती है। मतलब इसने पूछा कि वृत्त के बाह्य बिंदु से जो हम स्पर्श रेखाएं खींचते हैं, जैसे यहाँ पे P और PB, वो परस्पर होती है। मतलब कैसी होती है? तो देखिए ये जो स्पर्श रेखा है ना, तो बिंदु P से लेकर जो स्पर्श बिंदु वहाँ तक की जो लंबाई वो क्या कहलाएगी? इस स्पर्श रेखा की लंबाई कहलाएगी। ये आगे कहाँ तक खींची हुई उससे कोई मतलब नहीं। इस स्पर्श रेखा की लंबाई कहाँ से कहाँ तक होगी? इस बाह्य बिंदु से स्पर्श बिंदु तक। ये क्या कहलाएगी? इस स्पर्श रेखा की लंबाई। इसी प्रकार इस स्पर्श रेखा की लंबाई बिंदु P से लेकर स्पर्श बिंदु B तक, तो ये दोनों क्या होगी? आपस में बराबर होगी। दो स्पर्श रेखा कौन कौन सी? एक तो PA, अगली है PB, जो कि हमेशा क्या होगी? बराबर होगी। ध्यान रखिएगा, वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा क्या होती? बराबर होती, समान होती या तुल्य होती। तो अपना आंसर क्या होगा? इसने बोला था एक वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा परस्पर होती, क्या होती? बराबर या तुल्य या समान, कोई भी एक शब्द यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला आज का अंतिम पॉइंट जो है अपना देख लेते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित भी क्वेश्चन बनते हैं। चलिए, चक्री चतुर्भुज। अब चक्री चतुर्भुज किसे कहते हैं?
एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं उसे हम चक्रीय चतुर्भुज। अर्थात यहाँ पे चित्र में समझने की कोशिश कीजिएगा। एक ऐसा चतुर्भुज बनाना है जिसके चारों शीर्ष कहाँ पे होते हैं, वृत्त की परिधि पे। माना कि जैसे वृत्त है, इस वृत्त की परिधि पर हम 4 बिंदु ले लेते हैं। कहाँ लेना है, वृत्त की परिधि के ऊपर लेना है। परिधि के ऊपर कहीं पे भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पर निश्चित तौर पर लेना कहाँ है, परिधि के ऊपर। जैसे माना कि बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी और ये बिंदु डी कहाँ है, वृत्त की परिधि पर स्थित है। अगर इन बिंदुओं को हम आपस में मिला देते हैं, जैसे ए को बी से मिलाया, बी को सी से, सी को डी से और ए को डी से, तो ये जो आकृति हमें प्राप्त हुई इसे हम बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज। क्या कहते हैं हम, चक्रीय चतुर्भुज, है ना। इसमें विशेषकर ध्यान रखना कि जो शीर्ष होते हैं वो वृत्त की परिधि पर होते हैं। अर्थात ये शीर्ष न तो वृत्त की परिधि से बाहर होना चाहिए और न ही अंदर। जैसा कि माना कि अपन एक चित्र यहाँ बना के देख लेते हैं। जैसे माना कि एक वृत्त है यहाँ, और अगर हम ऐसी आकृति बनाते हैं, ये मतलब इसमें 1, 2 और ये 3 शीर्ष तो कहाँ वृत्त की परिधि पर है, लेकिन ये चौथा शीर्ष कहाँ आ गया, वृत्त की परिधि से बाहर, यहाँ से बाहर आ गया ना, इसलिए चक्रीय चतुर्भुज नहीं कह सकते हैं। या फिर एक ऐसी आकृति बना के देखते हैं। माना कि एक वृत्त है और ये वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु हैं। चलिए, ये आकृति बन गई है। तो यहाँ पर ये शीर्ष वृत्त की परिधि पर है, ये भी वृत्त की परिधि पर है, ये भी वृत्त की, लेकिन ये परिधि पर नहीं, वृत्त के अंदर है, इसलिए ये भी चक्रीय चतुर्भुज नहीं है। मतलब आपको क्या ध्यान रखना है कि चतुर्भुज का शीर्ष न तो परिधि के बाहर निकलना चाहिए और न ही अंदर होना चाहिए। चारों शीर्ष कहाँ होना चाहिए, वृत्त की परिधि पर अगर स्थित हैं तो उन बिंदुओं को आपस में मिलाने पर जो चतुर्भुज बनता है उसे हम बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज। हाँ, चक्रीय चतुर्भुज का कोई आकार निश्चित नहीं, कैसा भी हो सकता है। ध्यान ये रखना है कि वो शीर्ष का होना चाहिए, परिधि पर स्थित होना चाहिए। जैसे माना कि एक बिंदु यहाँ ले लेते हैं, एक बिंदु हम यहाँ ले लेते हैं, एक बिंदु यहाँ ले लेते हैं, यहाँ, तो ये जो आकृति बनेगी ये भी क्या कहलाएगा, चक्रीय चतुर्भुज। कुल मिला के जो पॉइंट होना चाहिए वो कहाँ होना चाहिए, वृत्त की परिधि पर स्थित होना चाहिए। तो इस चतुर्भुज को हम बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज। ठीक है, माना कि बिंदु ए, बी, सी और ये बिंदु डी, तो ये क्या है, चक्रीय चतुर्भुज ABCD, है ना। चक्रीय चतुर्भुज से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रमेय ध्यान रखिएगा। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण समपूरक होते हैं। क्या बोला है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण। अब सम्मुख कोण क्या, सम्मुख मतलब आमने सामने कोण। जैसे कोण A, तो इसके सामने का कोण क्या है, C, तो ये क्या कहलाएंगे, सम्मुख कोण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, सम्मुख कोण कहलाएंगे। जैसे कोण A और कोण C, ये दोनों क्या है, सम्मुख कोण है। तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, समपूरक होते हैं। क्या होते हैं, समपूरक, यानी कि सम्मुख कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। समपूरक कोण किसे कहते हैं, ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 डिग्री होता है उन्हें हम समपूरक कोण कहते हैं। तो चक्रीय चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वो समपूरक होते हैं। तो यानी कि कोण A प्लस कोण C बराबर 180 होगा, या कोण B, तो उसके सामने का कोण क्या है, D, तो ये भी क्या होंगे, सम्मुख कोण होंगे। तो B प्लस D बराबर 180। तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं वो समपूरक होते हैं, अर्थात उनका सम्मुख कोणों का जो योगफल होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कभी कभी कथन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण रिक्त स्थान होते हैं। तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, समपूरक होते हैं। या फिर इसी बात को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग रिक्त स्थान होता है। तो सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है, कोई कन्फ्यूज़न है, तो प्लीज़ आप कमेंट करके मेरे को बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी समस्या का समाधान करने का। थैंक यू। जय श्री कृष्णा।